कर्नाटक में 66 और 40 साल के 2 लोगों में मिला ओमिक्रॉन वायरस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सीएम ने डॉक्टर मंगल सेन के जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। कहा, मंगल सेन ने किए कई जनसेवा के कार्य, 1 लाख से कम आय वाले लोगों की आर्थिक मदद का दिया भरोसा। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, दोनों पार्टियों में बन चुकी है सहमति, जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का शुभारंभ। जयराम विद्यापीठ के संतों ने किया पूजन। 13 दिसंबर को रोहतक के गांव भाली में दिखा बदमाशों का आतंक। दुल्हन को मारी एक के बाद एक 3 गोलियां। दूल्हा दुल्हन की कार को ओवरटेक कर दिया, वारदात को अंजाम। श्याम सुंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने दिल्ली पुलिस को किया सरेंडर। आरोपी पर पुलिस ने रखा था 2 लाख रुपए का इनाम। हत्या का वीडियो भी आया सामने। और बल्लभगढ़ में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। शिव कॉलोनी में 2 मंजिलों के 50 मकानों को किया ध्वस्त। पहले भी चल चुका है पीला पंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। सबसे पहले बात करेंगे बल्लभगढ़ की, जहां की शिव कॉलोनी में अवैध रूप से बने मकानों पर हुडा ने पीला पंजा चलाया है। कार्रवाई में 2 मंजिलों के 50 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि पहले भी कई बार इन अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण का काम जारी था। तो बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी का यह मामला है, जहां पर अवैध रूप से बने मकानों पर हुडा ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, पीला पंजा चलाया। आपको बता दें कि कार्रवाई में 2 मंजिलों के 50 मकानों को ध्वस्त किया गया। जानकारी यह है कि इससे पहले भी कई बार इन अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण का काम जोरों पर था। इस समय बता दें कि बल्लभगढ़ की शिव कॉलोनी में हम मौजूद हैं, जहां शिव कॉलोनी में बने अवैध रूप से कब्जों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुड्डा प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है। और आपको बता दें कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने कई बार जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, कहीं की पैदल मार्च निकालकर वो जो मंत्री मूलचंद शर्मा हैं उनके पास भी उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में नजर आए। वहीं जब हमने नगर निगम प्रशासन से बात की तो उनका कहना है कि अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कितने मकान तोड़े जाएंगे। ऐसे में जो 2 मंजिला बना मकान 50 अब तक तोड़ दिए गए हैं। हर खबर हरियाणा से फरीदाबाद, रिंकू शर्मा। तो बल्लभगढ़ में किस तरीके से प्रशासन की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस देने के बाद भी ये लोग इस अवैध निर्माण को खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने यह पीला पंजा चलाया और इनके आशियानों को ढा दिया है। बताया जा रहा है कि 2 मंजिलों की 50 मकान ऐसे थे जिनको ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने इससे कोई सबक नहीं लिया और इसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से प्रशासन को यहां पर पीला पंजा चलाना पड़ा, यानी कि इन मकानों को ध्वस्त करना पड़ा। तो बल्लभगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां की शिव कॉलोनी में अवैध रूप से बने मकानों पर हुडा ने पीला पंजा चलाया है।
और इस कार्रवाई में 2 मंजिलों के 50 मकानों को ध्वस्त किया गया है। जिससे हमने इससे पहले भी आपको बताया जिस तरीके से कि पहले भी कई बार इन अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण का काम यहां लगातार चल रहा था। इन लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे, बावजूद इसके इन लोगों ने अपने मकान खाली नहीं किए, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि करीब 50 मकानों को इसी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जेसीबी मशीन के जरिए इन मकानों को ढाया गया, गिराया गया। तो बल्लभगढ़ की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां पर जेसीबी के जरिए इन मकानों को गिराया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह अवैध निर्माण था और लगातार प्रशासन की ओर से इनको चेतावनी दी जा रही थी। कई बार नोटिस भी जारी किया गया, जो जानकारी है उसके मुताबिक। उसके बावजूद भी ये लोग घर को खाली नहीं कर रहे थे और इसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 50 मकान ऐसे हैं जिनको ध्वस्त किया गया। हालांकि जैसे इन लोगों के आशाएं टूटे, ये लोग गुस्से में नजर आए, आक्रोशित होते, और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उनके आशाएं को तोड़ा गया है वो ठीक नहीं है। और चलिए सीधा रुक करेंगे बल्लभगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। रिंकू, दीजिए पूरी जानकारी, बताइए किस तरीके से प्रशासन ने अपनी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह अवैध कब्जा था, यह अवैध निर्माण था और नोटिस भी इनको जारी किया गया, उसके बावजूद भी ये यहां रह रहे थे। तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ऐसे में नगर निगम प्रशासन और हुड्डा पसंद दोनों मौजूद रहे। वहीं पर जब जई से हमने बात की, जई का कहना था कि फिलहाल आज 50 मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आज जब बारिश की बूंदाबांदी हुई तो वो आधी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद हालांकि बता दें कि 2 दिन हुड्डा प्रशासन की कार्रवाई की जाएगी। आज जो 2 मंजिल मकान बने हुए थे, या कहें कि अंदर जो डेयरियां भैंसों की बना रखी थी, उन पर आज पीला पंजा नगर निगम का, हुड्डा प्रशासन का दोनों चला था। वहीं पर जो लोग मौजूद थे, स्थानीय निवासी थे, उन पर भी काफी गुस्सा था कि जो बिना नोटिस के उन्हें आज मकान तोड़ दिया गया था। ऐसे में उन्हें पहले भी कई बार नोटिस दे रखा है और कहें कि उन्होंने पहले जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बजरंग दल के साथ और जो भीम आर्मी के लोग हैं उनके साथ डीसी को ज्ञापन सौंपा है। डीसी ने कई बार उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जो जगह है वो 3 फुट ले ली जाएगी। ऐसे में आज फिर नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई दोबारा करने को दी गई है। जी बिल्कुल। रिंकू, क्या इस दौरान कुछ विरोध भी देखने को मिला? लोग गुस्से में नजर आए, क्योंकि देखिए जिसका आशाना टूटेगा, जहां वो रह रहा है, अगर उसको तोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी तो होगी। तो क्या कुछ विरोध भी इस दौरान देखने को मिला? जी बता दें, बिल्कुल लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों का कहना था कि आप वीडियो बना के ले जाते हो। ऐसे में जो लोग हैं वो काफी गुस्से में दिखे और जो वहाँ के जज थे, या कहें कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनसे भी काफी गुस्से में बात करने को नजर आए। ऐसे में जो लोग थे उनमें काफी डंडे, या कहें कि जूतों वूतों लेकर वो लोगों के पीछे भाग रहे थे, और जो उनका जो मकान टूटे थे वहां से अपने छोटे बच्चों को बारिश के समय तिरपाल के नीचे उन्हें बैठा कर रख रहे थे। बिल्कुल। रिंकू, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरीके से सुरक्षा का पहरा इस दौरान देखने को मिला? क्योंकि एहतियातन जब भी कोई कार्रवाई इस तरीके से प्रशासन करता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की जाती है। जी बता दें कि बल्लभगढ़ से जब तिगांव रोड की तरफ से जब सेक्टर 3 में घुसते हैं और दोनों तरफ से नाके बंद कर रखे थे और दोनों तरफ पुलिस की तैनाती खड़ी कर रखती है। एक तरफ महिला पुलिस मौजूद थी और एक तरफ जो स्थानीय पुलिस होती है, सेक्टर चावला कॉलोनी और सेक्टर 3 दोनों पुलिस बल मौके पे मौजूद थी।
और एसएचओ जो बल्लभगढ़ एसएचओ है वो भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। हालांकि बता दें कि कोई दंगा प्रशासन ना छिड़ जाए या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पे मौजूद रहा। जी बिल्कुल रिंकू, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इन लोगों को पहले ही नोटिस दिया हुआ था, प्रशासन की ओर से नोटिस दिया था, बावजूद इसके इन्होंने ये जो आशाएं हैं अपने वो जो घर हैं उनको खाली नहीं किया था, जो अवैध निर्माण है प्रशासन की ओर से जो कहा जा रहा है। कितनी बार इनको नोटिस दिया गया, इनको बताया भी गया होगा, उसके बावजूद भी यहां पर रह रहे थे? छोटी छोटी झुग्गियां बना के जो लोहार थे वो अपना वहां पे काम करते थे, उन्हें कई बार नोटिस देने के बाद भी वो दोबारा से वहां पर अपना मकान बना लेते। ऐसे में जब हुड्डा प्रशासन ने 4 लाइन का रोड वहां पर बनाया तो उनको लगा कि उन्होंने दोबारा से अवैध कब्जा कर लिया। इसी को लेकर आज फिर हुड्डा प्रशासन और नगर निगम पहुंचा, वहीं पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। जी बिल्कुल। रिंकू, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी 50 मकान ऐसे हैं जिनको तोड़ा गया है, तो क्या आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जी थोड़ी सी बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, इसकी वजह से इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में बाधा आई। जी बता दें, जो आज बारिश की हल्की फुल्की बारिश जो हुई है उसके कारण आज तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई। ऐसे में जब कल हुड्डा प्रशासन आएगा तो दोबारा तोड़फोड़ की कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और लोग जो हैं आज जितने 50 मकान जो 2 मंजिला 1 मंजिला तोड़े गए थे उनसे लोग कहीं ना कहीं संभल गए हैं और लोग अपना सामान दोबारा से घर में निकालने के लिए अपने कहीं और रुझान कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रिंकू, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने फिर से दस्तक दे दी है। फरीदाबाद भी इस महामारी से कहीं अछूता नहीं है। कोरोना के अक्सर केस फरीदाबाद में निकल रहे हैं। वहीं हम बात करें प्रतला विधानसभा के पनहेड़ा गांव की, तो यहां पीएससी की, जिसमें आपको बता दें कि लगभग 8 गांव यहां पर आते हैं। यहां रोज कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है, कोरोना की जांच भी की जाती है। सरकार की ओर से घर घर वैक्सीन लगाने का एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है जो 30 नवंबर तक था। लेकिन कोरोना जैसी महामारी को गंभीरता से समझते हुए हरियाणा सरकार ने इस कार्यक्रम को 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जिसके तहत रोज गांव के अंदर घर घर जाकर 300 से 400 के लगभग वैक्सीन लगाई जाती है। साथ ही लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए उपाय भी बताए जाते हैं, जिससे ग्रामीण इस महामारी से अपना बचाव कर सकें। अभी जो है पनहेड़ा में जो हमारे अंदर एरिया आता है, अभी हमने हाउस टू हाउस किया हुआ है। तो हाउस टू हाउस लगभग हम 300 से 350 डेली की एवरेज लेकर चलते हैं, जिनको हम वैक्सीनेटेड कर चुके हैं डेली जो लगाते हैं। अभी हमारे अंदर 8 गांव आते हैं जिनमें हमारा हाउस टू हाउस चल रहा है। कोरोना जांच के भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, जांच की जाती है। अभी तक कोई ऐसा कोई पेशेंट निकला है जिसको पॉजिटिव हो? कोरोना जांच पहले भी होती रही थी। पहले पॉजिटिविटी रेट जो था वो ज्यादा था, लेकिन अभी जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ पे लगभग 50 टेस्ट होते हैं डेली जो हमारे एरिया में होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव आता है वो लगभग ही ना के बराबर है। गुरुग्राम में बुधवार को 11 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जब जिले में मरीजों की संख्या 67 हो गई, जिसे लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग की ओर से जिले में जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की तरफ से एक बार फिर से मार्केट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही डेंगू के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 324 हो गई है। विभाग की ओर से डेंगू को लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पेड़ों के ऊपर जमी पॉल्यूशन की परत के ऊपर नगर निगम की ओर से कोई छिड़काव अभी तक नहीं किया गया। फरीदाबाद में प्रदूषण के बादल देखने को मिलते हैं, यानी कि जो धुंध है वो देखने को मिलती है। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 495 तक जा पहुंचा है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय पार्क में घूमते व्यक्ति भी अब मास्क लगाकर सैर करते नजर आते हैं। फरीदाबाद में यह पॉल्यूशन बच्चों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है।
और चलिए सीधा रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। धीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहां हम देख रहे हैं लगातार जो एक्यूआई लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 400 के ऊपर बना हुआ है। क्या कुछ कदम स्थानीय प्रशासन के ओर से उठाए जा रहे हैं ताकि इस पॉल्यूशन को लेवल को कम किया जा सके, इसको नियंत्रित किया जा सके? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं इस समय फरीदाबाद बहुत ही प्रदूषित शहर बना हुआ है। आईक्यू लेवल 495 के लगभग तक पहुंच गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनका सांस लेना तक दुर्भर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके कामों में भी बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन इतना सचेत नहीं दिख रहा है कहीं भी, ना तो यहाँ पे पानी की बौछारें कहीं पेड़ों पर जिस तरह से धूलें जमी हुई है और सड़कें दुरुस्त ना होने के कारण भी बहुत ज्यादा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। कहीं ना कहीं आज जो धीमी बारिश हुई है उससे लोगों को एक राहत की सांस मिलने वाली है सर। जी, यानी धीरज आप ये कह रहे हैं कि आज जो बूंदाबांदी देखने को मिली है उससे राहत मिलेगी, पॉल्यूशन उससे कम होगा, पॉल्यूशन का जो लेवल है? जी सर, बिल्कुल। जिस तरह से ये मुश्किल दौर था फरीदाबाद के लिए, कहें प्रदूषण की बात को लेकर बहुत मुश्किल दौर था और वहीं कुदरत की बौछारों ने कहीं ना कहीं एक राहत भरी उम्मीद लोगों के मन में जगी है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रदूषण लेवल है जो कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि अभी कहें बच्चों के स्कूल जाने की बात करें या नौकरी पेशे वालों की अपने जॉब तक जाने की बात करें, उन्हें एक परेशानी का सबब सामने होता है, आंखों में जलन होती है, रास्ते में जाते हुए उन्हें मास्क यूज करना पड़ता है क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है फरीदाबाद का, इतना दूषित शहर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं था। कुदरत की बौछारों ने कहीं तक कहें कुदरत की बौछार ही इसको कंट्रोल करने में सामने आई है। बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि स्थानीय लेवल पे स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्रयास जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि 400 के ऊपर अगर एक्यूआई लेवल बना हुआ है तो ये वाकई में गंभीर चिंता का विषय है। तो जो कदम उठाने का दावा किया जा रहा है वो उठाए भी जा रहे हैं या फिर धरातल पर वो नजर नहीं आ रहे हैं, बस कहा जा रहा है? जी सर, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो प्रशासन अपने दावे कर रहा है, दावे में प्रशासन कहीं ना कहीं फेल नजर आता है क्योंकि फरीदाबाद नगर निगम की बात करें, प्रशासन कहीं पर भी अमल करते हुआ नजर नहीं आता। फैक्ट्रियां जो पॉल्यूशन करने वाली फैक्ट्री वो लगातार चल रही हैं क्योंकि हमने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में भी दिखाया था कि फैक्ट्रियों के द्वारा एक बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कहें चालान करने की या उन फैक्ट्रियों पे दवीज देने के लिए प्रशासन नहीं पहुंचता है, ना ही प्रशासन कोई ऐसे अमले इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि पॉल्यूशन लेवल कम किया जा सके। ना ही अभी तक शहरों की बात करें और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, प्रशासन ने कहीं तक भी पेड़ों पे छिड़काव की बात करें या सड़कें जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं वो भी अंधाधुंध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन पर अमल लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल, यानी आप ये कह सकते हैं धीरज कि अब क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में बारिश हो सकती है, 4-5 दिसंबर को बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। अगर बारिश होगी तो लोगों को आने वाले समय में राहत मिल सकती है, ये उम्मीद करें। यानी कि अब कहीं ना कहीं इंद्र देवता के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इससे जो ये जहरीली हवा है इससे लोगों को राहत मिलेगी। जब इंद्र देवता मेहरबान हो जाएंगे तभी उम्मीद कर सकते हैं कि इससे राहत मिल सकती है। जी सर, बिल्कुल। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में तो एक लगाम लगेगी, पॉल्यूशन कहीं हद तक थमने का नाम लेगा बारिश के बाद। वहीं हम बात करें अन्नदाता किसान की, क्योंकि जो सर्दियों की जो फसलें हैं वो बारिश और कोहरे पर निर्भर होती हैं। जितनी बारिश और कोहरा पड़ने से फसलें बेहतर बनती हैं, किसानों की भी आंखें, जो किसान भी अपनी आंखों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल और उनकी फसलें दोनों बेहतर होंगी बारिश की वजह से। और बारिश होने से जो शहर के अंदर जो रोड टूटे पड़े हैं उनमें से धूल जो निकलती है जो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण बनता है, उस पे भी लगाम लगेगी। और कहीं ना कहीं पेड़ों पे जो प्रशासन जो काम नहीं कर पा रहा है वो कुदरत अपनी बौछारों से वो काम करेगा, पेड़ों पे जमी हुई धूल को साफ करने का काम करेगा, सड़कों से उठ रही धूल को जो है रोकने का काम वो कुदरत की बौछारें करेंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने धीरज। और इन सब के बीच लोग किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं ये भी हम जानना चाहेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जागरूक हैं अपनी सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं धीरज जो मॉर्निंग वॉक करने से बच रहे हों, जो अपने घर के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं उनको बंद रखते हों
ताकि ये जो जहरीली हवा है उनके घर में प्रवेश ना कर पाए। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एहतियात बरत रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लापरवाही अभी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपको बता दूं कि अभी जैसे ही कोरोना के केसेस आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं लोगों ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। घर से निकलने से पहले अपने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले जो बुजुर्ग थे या घर की जो महिलाएं बात करें हम या नौजवान करें जो आर्मी की तैयारी अक्सर करते हैं, वो सुबह सुबह रेसिंग के लिए निकलते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना के केसेस की खबरें उनके सामने आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। अपने घर में ही व्यायाम करते हैं। बाहर का रुख उन्होंने बहुत कम कर दिया। जब जरूरत पड़ने पर ही वो लोग बाहर से निकलते हैं। आर्मी के जो हम बात करें नौजवान ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर इस दौर में आपको रेस लगाते हुए मिलते हैं, लेकिन अब सड़कें वीरान पड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोग घरों में एहतियात बरत रहे हैं। और वहीं कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो अभी अनदेखी करते हैं, क्योंकि ग्रामीण एक ऐसा इलाका है जहां पे सोच समझ थोड़ी कम रहती है, नॉलेज लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है, तो उसको लेके भी कुछ लोग अवेयर नहीं है। लेकिन सरकार, हरियाणा सरकार की हम बात करें, कहीं ना कहीं वो लोगों को जागरूक करने के लिए पहल कर रहा है। वैक्सीनेशन के लिए एक मुहिम चलाई गई है कि घर घर जाके उनको उनको जो अगर डोज लगाई जा रही है कोरोना की, घर घर पहुंचाकर। और कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो डोज लगने का है वो बहुत ही लाभदायी होने वाला है, क्योंकि लोगों तक डोज पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं वो सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका धीरज, इस तमाम बातचीत के लिए, जितनी भी जानकारी आपने दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धीरज, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि एक्वा का जो लेवल है वो जो बढ़ रहा है उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, इसके साथ ही लोग किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि एक तो कोरोना, क्योंकि अब एक बार फिर से देखिए देश के अंदर ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। और अगर आप मास्क लगाएंगे तो मास्क लगाने से आपको दो फायदे हैं। आप तो एक तो प्रदूषण से आप अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरा कोरोना से भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप सबसे पहले अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग जरूर करें। वहीं ओल्ड फरीदाबाद में वेटर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नशे की धुत में दो लोग शादी समारोह में खाना खाने आए थे, जिन्होंने 65 साल के बुजुर्ग पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों को हालांकि पहचाना नहीं जा सका है। अंदाजा यह लगा जा रहा है कि ये दोनों बिना किसी पहचान के ही बारात में खाना खाने पहुंचे थे। कल रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डबुआ से बारात आई हुई थी। वहाँ पे जो एक वेटर था राम सौभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे, तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे। तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। तो कोई भी शादी फरीदाबाद में एक दिवसीय एएनएम ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ समेत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डीआईसी के मैनेजर पीयूष मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस कैंप में एएनएम महिला हेल्थ वर्कर्स को खास ट्रेनिंग और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए कि किस तरह उन्हें जन्मजात बीमारी से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करते हुए सेंटर में भेजना है, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके और बड़े होने पर वो बच्चे सामान्य जीवन जी सकें। ये आरएसपीके के अंतर्गत एएनएम्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो जल्द से जल्द जो भी कंजेनाइटल एनोमली होती है उनको डायग्नोज कर सके और उनको ऑपरेट कराया जा सके, जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। ये सरकारी स्कीम है जिसमें कहते हैं कोई पैसा नहीं? हाँ, ये सरकारी स्कीम है। इसके अंदर जो हम डायग्नोज करते हैं सरकार फ्री में करती है, सारे ऑपरेशन फ्री में करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है। मैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में डीआईसी मैनेजर हूँ और आज यहाँ पर एक एएनएम्स के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रखी गई है, जो कि 1 दिन के लिए है। इसमें सीएमओ साहब की अध्यक्षता में ये है और इसमें हम उनको बता रहे हैं कि उनको किस तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को
देखना है, उनके जो जन्मजात दोष हैं उनको उसमें देखने हैं, और DIC जो रूम नंबर 23 PK हॉस्पिटल में है उनको वहाँ पर रेफर करना है। हम स्कूल में जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, और स्कूलों में जाते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं बच्चों की। उनके जैसे कि किसी को होठ कटे हैं या पैर टेढ़े मेढ़े हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, इस तरह से उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उनको नोट करके लाते हैं और बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक बच्चे पे कम से कम 1.5-2 लाख के करीब खर्चा आता है। तो सरकार देती है? हाँ जी, वो सरकार देती, फ्री में इलाज होता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेट्रो सिटी में जो आप देख रहे थे उस फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।